Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathlex by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जो ई-कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या बी-कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या फिर एम-टी-कैट की तैयारी अब हमारे बैचेस के अंदर करते हैं, तो भाई मैंने एक काविश है मेरी अपने तमाम इस कौम के बच्चों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आज की ये वीडियो मेरे बी-कैट के बच्चों के लिए। बी-कैट का मतलब होता है बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। वो तमाम बच्चे जो चाहे पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप नस्ब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं लम्स के लिए, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं केएसबीएल के लिए, सीबीएम के लिए, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर कोई भी गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद होगी। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब कभी हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज का जिक्र करते हैं तो टॉप पे लम्स आती है, नहीं तो आईबी आती है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आईबी की मैथ्स का पोर्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईबी की मैथ्स का पोर्शन जिस बच्चे ने एस कर लिया उसके लिए सेट निकालना बहुत सिंपल है। सेट की मैथ्स आईबी के मुकाबले में डिफिकल्ट नहीं होती भाई। अगर आप आईबी की मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सेट की मैथ्स। आप अपने बच्चों को एक चीज खास तौर पर बताते हैं कि अगर आपने आईबी की मैथ्स को एस कर लिया ना, आईबी की मैथ्स का पेपर अगर आपने तरीके से निकाल लिया, आप सेट की मैथ्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सेट की मैथ्स के मुकाबले में आईबी की मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है। आईबी की इंग्लिश हल्की है एज कंपेयर टू सेट की इंग्लिश के मुकाबले में या फिर लम्स की इंग्लिश के मुकाबले के अंदर। मगर याद रखिएगा आईबी के अंदर मैथ्स का पोर्शन क्या होता है, ज्यादा टफ होता है। सेम गोज फॉर ईयर। अगर आपने आईबी की मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज लाया करती हैं वहां पे आराम से आप अपना एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए मेरी एक कोशिश है, मेरी एक काविश है, और वो काविश ये है कि मैं आप लोगों को स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज कवर करवाऊं जिसमें आईबीए के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट तरीन पास पेपर्स थे, वो तमाम के तमाम पेपर्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम लोग बैठ के इन क्लासेस के अंदर सॉल्व करेंगे। स्पेशल लेक्चर सीरीज आप लोगों को मेरी तरफ से एक तोहफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईबी की बहुत अच्छी तैयारी हो तो भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट आईबी की लेक्चर सीरीज मौजूद है, वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो हमारे बी-कैट के स्पेशल बैचेस होते हैं जहां पे पाकिस्तान की टॉप की बी-कैट की फैकल्टी आके पढ़ाती है, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और उसके अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर होगी, आपको एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे पोर्टल्स के थ्रू मिल रहे होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। सेकंड नंबर के ऊपर इस मॉक टेस्ट सीरीज का ध्यान में रखते हुए मैंने एक काविश करी है अपने तमाम बच्चों के लिए कि भाई मैं आप लोगों के लिए आईबीए की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल, जिसमें हम लोग आईबीए के तमाम पास पेपर्स को कवर अप करेंगे। आप देखोगे मैं आईबीए के मॉक टेस्ट आपको कवर अप करवाऊंगा, आईबीए के स्पेशल पास पेपर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। इन मॉक टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आईबीए के जो भी पुराने पेपर्स थे 2000 से लेके 2024 तक के, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आए उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इन मॉक टेस्टों के अंदर कंबाइन किए गए हैं एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दोस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी आईबी के आज तक के पास पेपर्स आए उनमें जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको इन मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस करें और फिर मैं आपको तमाम की तमाम लेक्चर सीरीज सॉल्व करवा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपने किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपने इस लेक्चर सीरीज को अगर ले लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप आईबी की बात करते हैं तो आईबी में देखो दो सेक्शंस होते हैं। आईबी में एक आपके पास आता है मैथ्स का सेक्शन और एक आपके पास आता है इंग्लिश का सेक्शन। आईबी में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। मैथ्स के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, सही है ना। और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं आईबी के पेपर के अंदर, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। याद रखिएगा आप इसकी तैयारी आराम से चाहो तो मेरे YouTube से भी कर सकते हो। मेरे YouTube पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आईबीए का या लम्स का या फिर पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी का बी-कैट का। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिले, प्रॉपर्ली कवर करवाई जाए चीजें, तो आप उसके लिए हमारे बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हो। हमारे बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई वहां पे पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको बी-कैट की मैथ्स भी पढ़ाएगी, बी-कैट की इंग्लिश भी पढ़ाएगी। वो टीचर जिन्होंने खुद आईबीए से पढ़ा हुआ है, वो खुद आईबीए के ग्रेजुएटेड है, वो आपको बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। इस दफा जो आईबीए का टेस्ट है वो 22 जून को आ रहा है। आईबीए का इस साल का जो टेस्ट है राउंड नंबर 2 दैट इज कमिंग ऑन 22 ऑफ जून। तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं आपको एटलीस्ट 12 to 15 पेपर सॉल्व करवाऊं आईबीए के पास पेपर्स के। मैंने ऑल्दो काफी सारे पेपर्स पहले भी सॉल्व करवाए हैं, मगर साथ साथ मेरी एक काविश है, एक मेरी कोशिश है कि मैं मजीद पेपर्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाऊं और उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप में से आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है जो इधर आईबी की तैयारी कर रहा है या उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, यूवीटी है, जीआईके है या कॉमसेट्स है,
या फिर आपका कोई प्री मेडिकल का फ्रेंड है, वो किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप हमारे लाइव बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इन लाइव बैचेस का देखो फायदा क्या होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पे भी तो सब अवेलेबल है, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, यूट्यूब पे कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं दे रहा होता। ऑल्दो मैं बड़ी मेहनत करता हूं यूट्यूब के ऊपर, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक प्रॉपर एक डंडा चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, आपको एक प्रॉपरली रिसेंट पास्ट पेपर्स मालूम होने चाहिए, आपको रेलिवेंट कोर्स मटेरियल मालूम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम बैचेस के अंदर डिस्कस करते हैं। बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई बैचेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट चीजें हम लोग कवर करवाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारी जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि फिजिकल कोचिंग और जस्ट दी बुलशिट, आपका फिजिकल कोचिंग में जाने आने में जितना टाइम जाया होता है आपको उसका आइडिया भी नहीं है। आप 6-6 घंटे की 9-9 घंटे की किसी फिजिकल कोचिंग में जाके क्लास लेते हो और फिर घर पे जाके आपके पास उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम ही अवेलेबल नहीं होता। उससे बहुत बेहतर ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ना होता है कि जहां पे आपका कोई टाइम जाया नहीं हो रहा। आप सुबह अपने पेस पे उठते हो, उठने के बाद आप सिंपल तरीके से अपने पोर्टल्स को लॉगिन करते हो एंड देन लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हो। याद रखिएगा जो भी हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है ये आपको हमारे स्पेशल पोर्टल्स होते हैं जो कि हमारी आईटी टीम क्रिएट अप करती है। आप उन पोर्टल्स का ऊपर रजिस्टर करवाते हो एंड देन पर्टिकुलरली आप वहां से लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग को ले सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। यानी कि इन केस अगर आपको कोई चीज खुद से कवर करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी रीसेंट पास्ट पेपर्स होते हैं हम वो सारे के सारे अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी अकेडमी में जाते हो, वहां पे 70,000 60,000 रुपए फीस ली जा रही है। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन है मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, 22 हजार रुपए से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई आपको नुकसान क्या है? नुकसान ये कि दे आर जस्ट टेकिंग द मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस और उस पैसे को वहां पे लगा नहीं रहे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको क्या चीज ऑफर कर रहा हूं, इधर आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, साथ में बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको दोनों चीजें हम लोग बैच में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इस फीस के अंदर जो 7,000 की फीस होती है उसमें ना सिर्फ आपकी कंप्लीट ईकेट की तैयारी कवर होती है बल्कि कंप्लीट बीकेट की तैयारी भी कवर होती है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहो हमसे आप पढ़ सकते हो। आपके पोर्टल के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस अवेलेबल होगा, यानी कि ईकेट के भी बीकेट के भी। और अगर कोई एमडीकेट का बच्चा है तो उसको एमडीकेट का प्रॉपर्ली एक्सेस मिलता है। यानी कि आपके लेट सपोज नस की बात करूं, नस के अंदर अगर नस बिजनेस स्कूल की हम बात करें, वहां पे मैथ्स है, इंग्लिश है और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सेम गोज फॉर दी आईबीए। बट बहुत से बच्चे होते हैं जो आईबीए की बीकेट के साथ साथ आपके पास आईबीएससीएस की तैयारी भी करते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे, हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ी चीज, आपके प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान के टॉप कैपेटल टीचर्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ए लेवल्स ओ लेवल्स पढ़ा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस के अंदर वो एज एकेडमिक काउंसलर मौजूद होते हैं जो कि आपको हर चीज बेसिक लेवल से गाइड करने को तैयार होते हैं, बैठे होते हैं। इसके अलावा आपके 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कि जहां पे आप अपनी हर तरह की कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई मसला है, कोई परेशानी, आप डायरेक्टली हमसे वहां पे पूछ सकते हो। 24/7 आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहां पे आप पर्टिकुलरली किसी भी किस्म के इशू को, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, जहां पे आपके प्रॉपर्ली डाउट टीचर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान की टॉप कैपेटल फैकल्टी होती है। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक नॉर्मल सी बात करता हूं कि बेटा पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फैसिलिटीज मिल रही है ना, वो मुझे आके बताओ, मैं आपको उससे अच्छी फैसिलिटीज इंशाअल्लाह प्रोवाइड करूंगा। पोर्टल्स के ऊपर आपको सारा मटेरियल भी मिलता है। जो भी आपके लाइव क्लासेस में टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और याद रखिएगा उन टेस्टों का प्रॉपर्ली वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे उस टेस्टों का आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, याद रखिएगा ये जो आईबीए की मॉक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, इट विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आपने लाजमी तौर के ऊपर इस सीरीज को खुद भी फॉलो करना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ जो बीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी करना है। बेटा आइए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर जिसके अंदर हम लोग टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए जरा चलते हैं इस टेस्ट को समझते हैं, इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए जरा आज की इस क्लास के ऊपर मूव करते हैं जल्दी से। And you guys are watching this lecture on Mathflix by हाशिम ज़िया। आईबीए की पास्ट पेपर सीरीज हमारी चल रही है। टेस्ट नंबर 11 के साथ मैं आज हाजिर हूं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। पहले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि जॉन स्पेंट $25 which is actually 15% of his wage. कह रहा फाइंड हिज वेज। जॉन ने $25 रुपीज खर्च कर दिए हैं जो कि उसकी आमदनी का 15% बनता है।
कह रहे बताइए उसकी आमदनी कितनी है, उसकी वेज कितनी है। मैं कह देता हूं लेट द वेज इज W. 15% of the wage is actually equivalent to the $25. तो हमने लिखा 15 divided by 100 multiply by W equals to the $25. 100 डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई, सो फाइनली इट इज 15 मल्टीप्लाई बाय W इक्वल्स टू दी 25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मेक्स इट $2500। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 15 बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन आई विल टेक 15 ऑन टू द अदर साइड तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली W इक्वल्स टू दी $2500 ओवर 15। कैंसलेशन करना शुरू करते हैं। 5 टाइम्स 25 0 0, 5 3 टाइम्स 15। अब हम यहाँ डिवीजन करते हैं 500। 3 1 टाइम्स 3, 5 माइनस 3 डेट मेक्स इट 2, 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। 3 6 टाइम्स 18, दोबारा 2 बचा तो ये 0 नीचे आ गया 20। अगेन 3 6 टाइम्स 18, 2 बचा, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, देन अगेन 3 6 टाइम्स 18, और ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरह चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की तरह चलता रहेगा। तो 166.66 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि द परसेंट डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4 इज हाउ मच लेस देन द परसेंट इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5। कह रहे हैं कि अगर मैं 5 से 4 पे आता हूं तो परसेंटेज डिक्रीज कितनी ज़्यादा छोटी होगी जब मैं 4 से 5 पे जाऊंगा। यानी अगर मैं 5 नंबर से 4 नंबर पे आता हूं तो 1% डिक्रीज हमारे पास कैलकुलेट होगा, और जब मैं 4 से लेके 5 तक जाता हूं तब भी 1% इंक्रीज हमारे पास कैलकुलेट होगा। तो कह रहे हैं कि द परसेंट डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4 इज हाउ मच लेस। कह रहे हैं कि 5 से 4 पर आऊं तो वो परसेंट कितनी कम होगी जब मैं 4 से 5 पे जाऊं। तो सबसे पहले तो हम यहां पे निकाल लेते हैं जरा। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा 5 - 4 डिवाइडेड बाय 5, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 0 टाइम्स 0, तो ये मेरे पास आ गया 20%। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 20%, यानी ये मैंने बेसिकली 5 to 4 का परसेंट डिक्रीज कैलकुलेट किया है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5। तो ये मैंने लिखा दोबारा 5 - 4, क्योंकि अब ये 4 to 5 और इंक्रीज है तभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा 4 आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100%। तो फाइनली बच्चों 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 2 कैरी, 4 5 टाइम्स 20, तो मेरे पास परसेंट इंक्रीज आ गया 25। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो परसेंट इंक्रीज के अंदर से मैं परसेंट डिक्रीज को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर बनेगा 5%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि फ्रेडी वॉक्स 3 dogs which weigh an average weight of an average of 75 pounds each. Each dog has a weight of 75 pounds. So there are actually 3 dogs. तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, वेट फॉर 3 dogs विल बी इक्वल टू दी 75 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी दैट मेक्स इट 225 पाउंड्स। यानी 3 dogs का जो वेट हो गया वो 225 पाउंड्स हो गया। आगे मुझसे कह रहे कि आफ्टर फ्रेडी बिगिंस टू वॉक्स अ 4th dog
एवरेज ऑफ द डॉग ड्रॉप्स टू 70 पाउंड्स। यानी पहले हमारे पास एक डॉग का वेट था 75 पाउंड्स, लेकिन एक फोर्थ डॉग जब इसके अंदर ऐड अप हुआ तो मेरा एवरेज जो था वो डिक्रीज होकर 70 पाउंड्स हो गया। कह रहे व्हाट इज द वेट ऑफ द फोर्थ डॉग। सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वेट ऑफ फोर्थ डॉग इज एक्स। लेट द वेट ऑफ फोर्थ डॉग इज एक्स। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो 3 डॉग्स की एवरेज प्लस द वेट ऑफ द फोर्थ डॉग यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल्स टू द एवरेज। एवरेज अब आ रही है बेसिकली 70, तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली ये बचा 225 प्लस एक्स इक्वल्स टू दी 4 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट मेक्स इट 280। 225 इधर प्लस है, उधर आके माइनस। 280 माइनस 225 दोनों को माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू बची 55 पाउंड्स, यानी द वेट ऑफ द फोर्थ डॉग इज 55 पाउंड्स। यानी ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल इन टू दी, सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली बराबर है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के, और कह रहे हैं कि x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 ऑफ 9, यानी f की पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, f ऑफ 9 की वैल्यू मालूम करनी है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं, मैं यहाँ पे x की वो क्या वैल्यू रखूं कि जिसके बाद मेरा आंसर 9 आ जाए। बेसिकली ये जो f ऑफ 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू क्या यहाँ पे रखूं कि मेरा आंसर जो है वो f ऑफ 9 आ जाए। ठीक है, यानी मैं x की क्या वैल्यू रखूं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x द आंसर अप्रोचेस टू 9। यानी मुझे सवाल में कर रहा है कि मैं x की जगह क्या रखूं कि मेरा आंसर 9 अप्रोच कर जाए, तो आंसर की जगह डायरेक्ट 9 रखूंगा इक्वल्स टू दी 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। ये 9 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव होगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल्स टू दी 0। 4x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दोनों इंडिविजुअली भी 0 के बराबर होंगे। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड 0.4, 3 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 0.4 का आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा। इन x की वैल्यू या तो 0 रखूं या 3 रखूं, तब जाकर मेरा आंसर जो है वो 9 आएगा। तो 0 को तो ऑप्शन नहीं है, सो 3 का ऑप्शन है, सो बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि x विद दैट सिंबल y, x से आगे एक सिंबल दिया हुआ है सर्कल के अंदर स्मॉल c इंटू वाई, इट इज इक्वल इंटू दी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस का y। कह रहे हैं कि 3 एट दैट सिंबल विद 1.5 किसके बराबर होगा, यानी x की जगह मुझे रखना है 3, y की जगह मुझे रखना है 1.5। तो जो पहले ये वाला सिंबल आ रहा था यह मेरे पास बराबर हो जाएगा 3, 1.5 इक्वल्स टू दी एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, y की जगह 1.5 प्लस 2x की जगह 3, y की जगह 1.5, आगे माइनस y यानी माइनस 1.5। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 1.5 प्लस 2 3 टाइम्स 6, 6 इंटू 1.5 दैट मेक्स इट 9 माइनस का 1.5। 9 को बच्चों जब हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5, और 9 में से जब 1.5 माइनस हुआ तो यह आ जाएगा मेरा 7.5। दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर आ गया मेरा 21, यानी 3 विद दैट सिंबल ऑफ 1.5, इसका आंसर आ गया मेरे पास 21। कह रहे ऑप्शंस दिए हुए हमें बेसिकली 4, और मुझसे कह रहे कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, बारी बारी चारों ऑप्शंस को चेक करना है। पहला ऑप्शन मुझे कहता है कि बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो है आपका एक्स स्क्वायर वाई
प्लस 2xy माइनस का y। तो बेसिकली वो मुझे कह रहा है 1.5 एट 3, यानी x की जगह 1.5 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे। ठीक है जी, तो ये एक्स स्क्वायर वाई यानी ये हो जाएगा 1.5 विद होल स्क्वायर इंटू वाई यानी 3 प्लस का 2 एक्स की जगह 1.5 इंटू 3 और आगे माइनस का वाई यानी माइनस का 3। अच्छा प्यारे बच्चों, 1.5 का जो स्क्वायर होता है बेसिकली वो मेरे पास होता है 2.25 इंटू 3 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 ही आएगा। 2.25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली मेरे पास आंसर आ जाता है 6.75 प्लस 6। इन दोनों का आंसर आ रहा है मेरे पास 12.75, लेकिन हमारे पास तो 21 आ रहा था। सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। लेट्स चेक आउट ऑप्शन बी। यहाँ पे मुझे कह रहा है 2 विद दैट सिंबल 3, यानी x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। बेसिकली मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस का y। ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 और माइनस का 3। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2, 2 टाइम्स 4, 4 इंटू 3 दैट मेक्स इट 12 माइनस 3। 12 प्लस 12 24 माइनस 3 दैट मेक्स इट 21। तो ये आंसर बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि द शिपमेंट ऑफ 32 आइटम्स, द शिपमेंट ऑफ 32 आइटम्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। ठीक है, शिपमेंट ऑफ 32 आइटम्स जो है 32 आइटम की जो शिपमेंट है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। अब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं और वो गलती क्या करते हैं, वो 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं कि भाई वो 2 में डिवाइड हो रही है तो 16 हो गए। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पे डिवीजन का बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन का थोड़ी बोल रहा है। अब हो सकता है एक शिपमेंट में 1 हो, एक में 31 हो, एक में 2 पैकेट हो, एक में 30 पैकेट हो, एक में 7 पैकेट हो, एक में 25 पैकेट हो। तो यहां पे मुझे डिवीजन का जरूर कह रहा है, लेकिन ये थोड़ी मुझे कह रहा है कि वो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड है। तो यहां पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट पोर्शन इज x। डेफिनेटली अगर फर्स्ट पोर्शन x है then the second portion will be, भाई देखें अगर पहला x था तो दूसरा शिपमेंट का डिवीजन कैसे मिलेगा, टोटल शिप में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो हमने कह दिया कि लेट द फर्स्ट शिपमेंट बी x एंड लेट द सेकेंड पोर्शन विल बी 32 माइनस x। आगे कह रहे हैं सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर पोर्शंस इज 1/2 ऑफ देयर एवरेज। सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ पोर्शंस मेरे पास क्या आ जाएंगे, 32 माइनस एक्स यानी डिफरेंस आ गया 32 माइनस 2x। ठीक है जी, डिफरेंस बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंस जो है वो मेरे पास 32 माइनस 2x आ गया। अब इसी तरह से जरा हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ 2 पोर्शंस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि सम ऑफ द 2 वैल्यूज यानी x प्लस 32 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, x से x कैंसिल 32/2 दैट मेक्स इट 16। अब मुझे सवाल में क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर पोर्शन इज 1/2 ऑफ देयर एवरेज। डिफरेंस आ रहा है 32 माइनस 2x इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एवरेज। एवरेज आ रही है 16, तो मैंने यहाँ पे किया 2 1 टाइम्स 2 2 8 टाइम्स 16, तो फाइनली 32 माइनस 2x इज इक्वल इन टू 8। 2x को उधर और 8 को इधर ले आते हैं। 32 माइनस 8 इक्वल्स टू दी 2x, so 2x equals to 24, 2 1 times 2 2 12 times 24, यानी एक पोर्शन आ गया 12, तो सेकेंड पोर्शन कितना आ जाएगा,
सेकेंड पोर्शन विल बी 32 माइनस 12 यानी 20। तो दोनों का अगर मैं रेशो लूँ तो 12/20 ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स 12, 4 5 टाइम्स 20 यानी 3/5 और 3:5। So option D is the right possible option for this question. Let's move on to the next question. बच्चों सवाल में कह रहे for line has a slope of 0.6 and contains the point 3,1। हम कह देते हैं कि लाइन का स्लोप है 0.6 और वो एक पॉइंट ए कंटेन कर रहा है, दैट इज 3,1। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1 y1। ठीक है जी, लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0.6 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू दी 0.6x minus 0.6 into 3 that makes it 1.8। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज़ को वहाँ ले जाते हैं तो ये हो गया 0.66 माइनस का y प्लस का 1 माइनस का 1.8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया तो ये हुआ 0.66 माइनस y माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0। ये आ गई बच्चों मेरे पास लाइन की इक्वेशन। अब मुझसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग दैट शुड बी कंटेन्ड बाय द लाइन। देखिए कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे होता है तो वो उसकी इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। हम बारी बारी तमाम ऑप्शंस में एक एक पॉइंट रख के चेक करते हैं लाइन के इक्वेशन में, अगर तो आंसर सही आ गया तो जस्टिफाइड है वरना नहीं। -2 -2 तो मैंने यहाँ पे रखा 0.6 इंटू -2 माइनस y की जगह -2 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास हो जाएगा -1.2 पॉजिटिव 2 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो बचा पॉजिटिव 0.8। दोनों कैंसिल 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो -2 -2 इज अ जस्टिफाइड पॉइंट। इसका मतलब है कि दिस लाइन इज एक्चुअली कंटेनिंग वन मोर पॉइंट दैट इज -2 -2। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मुझे यहां पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर हैज द ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं, चारों ऑप्शंस को बारी बारी चेकआउट करना है। चार कॉलम्स फॉर चेकिंग आउट 4 इंडिविजुअल ऑप्शंस, और ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एंड में बना लेते हैं रफ वर्क। ऑप्शन ए, सेट में 3 एलिमेंट्स है 2, 2, 2। इनका ज़रा पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो वो हो गया 2 + 2 + 2 अपॉन 3, यानी एवरेज आ गया 2। अब बेसिकली वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर से एवरेज के अंदर से तमाम वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। तो वेरिएंस आ जाएगा 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 0 2 - 2 0। इसी तरह से अब ज़रा इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर भी यही आएगा। तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का सम लेके, स्क्वायर वाली तमाम वैल्यूज़ का सम लेके टोटल वैल्यूज से डिवाइड करके रूट लेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 हो गया। मुझसे तो ग्रेटर डेविएशन मांग रहा था, तो ए तो गलत हो गया। लेट्स चेक आउट ऑप्शन बी 2 4 6। एवरेज ले लेते हैं पहले तीनों का। तो ये हो गया 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 3, यानी 6 + 6 12/3, यानी एवरेज आ गया 4। ठीक है जी, अब एक एक वैल्यू के अंदर से एवरेज को जरा माइनस करते हैं। तो 2 - 4 -2 4 - 4 0 6 - 4 +2। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर्स ले लेते हैं। ये हो गया 4 0 4। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 8/3
रूट ले लेंगे 8/3 का, ठीक है। 8/3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 2.6 समथिंग होगा बल्कि, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। 3 2 टाइम्स 6, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 3 6 टाइम्स 18 एंड इट विल बी सो ऑन। तो 2.6 का जो रूट है वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जरा बाकी ऑप्शंस के भी रूट निकाल के देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि पता तो लगे। अब जैसे ये है 4, 7, 10, इसकी एवरेज आएगी 4 + 7 + 10/3, यानी एवरेज आ गई 21/3, यानी ऑलमोस्ट ये आ गई 7। अब 4 - 7, 4 - 7 -3, 7 - 7 0, 10 - 7 +3, स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 909। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऐड कर देते हैं तो ये होगा 9 + 9 18/3, ठीक है जी। अब हम इसका रूट भी ले लेते हैं। 18/3 का मतलब है √6, √6 का मतलब ये होगा कि आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन डेफिनेटली तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन बी से तो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अब तक तो सी बड़ी वैल्यू दे रहा है। अब डी निकाल के भी चेक करते हैं। डी है 6, 8, 10, एवरेज आ जाएगा 6 + 8 14, 14 + 10 24/3 यानी 8। अब हम ये कर सकते हैं कि 6 - 8 -2, 8 - 8 0, 10 - 8 +2, स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो गया 404। स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं 4 + 4 8/3, रूट ले लेंगे 8/3 का 1 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन सी सबसे बड़ी वैल्यू है। सो दिस इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं।
जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में एक मुझे अर्थमेटिकल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने लिखा 2 माइनस 5 माइनस 3 क्यूब दैट इज 27। अंदर है 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4/2 दैट शुड बी 2। आगे है प्लस का 1। बच्चों अब ये मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस 27, 2 प्लस 1 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मेक्स इट 81। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 81 दैट इज नेगेटिव 76, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 76 दैट इज 78। सो ऑप्शन बी इज द right possible option for this question. Let's move on to the next question. बच्चों मुझे यहां पे कह रहे हैं कि A varies inversely as B, तो मैं सबसे पहले तो ये बात यहां पे लिखूंगा कि according to question। सबसे पहली बात मैं यहां पे ये लिखूंगा कि according to question A is inversely proportional to B। याद रखिएगा प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन कभी भी एग्जैक्ट जवाब नहीं देता है, तो एग्जैक्ट जवाब देने के लिए हमें इसको लॉ में कन्वर्ट करना पड़ता है। लॉ मतलब इक्वेशन, और उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे के को एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास बन गया एक अदद लॉ विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा कि हेयर के इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। Here K is called a proportionality constant। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप K लेटर यूज करें, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब आगे मुझे कह रहे हैं A इक्वल्स टू 3 B इक्वल्स टू 5। अब मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा पुट A इक्वल्स टू 3 कॉमा B इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 ताकि K आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे हो गया 3 इक्वल्स टू K अपॉन 5 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया K इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी K इक्वल्स टू 15। अब इस K की वैल्यू को 1 में रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट K इन इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली ये मेरे पास हो गया A इक्वल्स टू 15 अपॉन B और A B इक्वल्स टू 15। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2। चलें जी, आगे मुझसे क्या कह रहा है बच्चों? आगे प्यारे बच्चों मुझसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A व्हेन B इक्वल्स टू X। तो मैं लिखूंगा पुट B इक्वल्स टू X इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 15 अपॉन X, यानी A का आंसर आ गया 15 अपॉन X विच इज ऑप्शन नंबर C। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बेसिकली मुझे यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट्स हैं 2,0 और 10,0 बेसिकली ये दो एंड पॉइंट्स हैं ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेट्स कॉल देम A एंड B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो C शुड रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं कहूँ if C इज द मिड पॉइंट of the end points of diameter AB,
of the end points of the diameter AB, then हम C के लिए क्या करेंगे, मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल A है 2,0 इक्वल्स टू x1, y1 और B है मेरा 10,0 दैट इज x2, y2. मिड पॉइंट निकालना है C, लेट्स कॉल देम x, y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, y आ जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 2 12, 12 अपॉन 2 6 एंड y इज 0. तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y एज 6, 0 which is actually representing the center of a circle, which is actually representing the center of a circle. अब मैं क्या कर सकता हूं, सिंस ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो मैं पहले डायमीटर भी निकाल लेता हूं. तो फॉर डायमीटर व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों मेरे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ए बी डिस्टेंस यानी डायमीटर आ जाएगा. ये हमने पॉइंट्स यहां पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ x1 y1. तो x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2 और वहां आ जाएगा 0 माइनस 0. तो ये हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 2 विद होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 0. तो ये मेरे पास हो जाएगा फाइनली 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर विद रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो डायमीटर आ गया 8 एंड हाफ ऑफ द डायमीटर इज द रेडियस. तो मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 4. यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b है 6, 0 और रेडियस ऑफ सर्कल है मेरे पास 4. अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर लेते हैं. फॉर्मूला होता है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू द आर स्क्वायर. तो बच्चों ये मेरे पास होगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दी 4 का स्क्वायर 16. ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और आगे हो गया प्लस का b स्क्वायर यानी 36 प्लस का y स्क्वायर 16 टू द पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव. फाइनली बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 20 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20. ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इस सवाल में बेसिकली मुझे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉट x किसके बराबर है. देखिए कॉट x हमारे पास बेसिकली बराबर होता है कॉस x अपॉन साइन x के. तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन x प्लस कॉस x इंटू कॉस x अपॉन साइन x. एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा के. तो ये हो गया मेरा साइन x, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर x. प्यारे बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल इनटू दी 1. तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे बचा कॉस x, सॉरी नीचे बचा साइन x और 1 अपॉन साइन x हमारे पास बराबर होता है कॉसेक x के. यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों यहां पे मुझे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 382329. यानी एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे पास 3,28,329. कह रहा है कि जब इसका रूट लूंगा तो क्या बचेगा.
देखिए सबसे पहले तो हम 3 डिजिट्स को चेकआउट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बल्कि 2 डिजिट को चेकआउट करते हैं। 32 जो है वो इन बिटवीन है 5 स्क्वायर के और 6 स्क्वायर के, यानी 25 और 36। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 25 के साथ मैं आगे टोटल 4 जीरो लगा रहा हूं, तो बेसिकली ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा 25 इज दी स्क्वायर ऑफ 5। 2 दफ़ा ज़ीरो, बेसिकली एक ज़ीरो का स्क्वायर बनते हैं, यानी 2,50,000 इज दी स्क्वायर ऑफ 500। इसी तरह 36 इज दी स्क्वायर ऑफ 600। बेसिकली आपकी ये जो वैल्यू है ये 2,50,000 और 3,60,000 के इन बिटवीन आ रही है, यानी इसका जो रूट होगा वो 500 से 600 के इन बिटवीन ही होगा। तो बेसिकली ये 3 डिजिट का नंबर होगा, तो आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी जब हम इसका रूट लेंगे तो 3 डिजिट का नंबर आंसर में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझसे कह रहे कि विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। बहुत आसान काम है, सारी फ्रैक्शंस के डेसिमल इक्विवेलेंट देख लेंगे। पॉइंट लगा के 0। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे कि विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। बच्चों बहुत आसान काम है, तमाम फ्रैक्शंस के डेसिमल इक्विवेलेंट चेकआउट कर लेते हैं। 9 जो है वो 7 से बड़ा है, तो हमने लगाया डेसिमल, यहाँ आ गया 0। अब हमने 9 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ना है कि 70 उससे छोटा नंबर आ जाए, तो 7 तक पढ़ने थे, आ जाएगा 63। 70 माइनस 63 दोबारा 7, ठीक है। एक और दफ़ा फिर हम 7 तक पढ़ेंगे। रिकरिंग डेसिमल बन रहा है जी, ये तो चेकआउट कर लिया ऑप्शन ए, तो इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है 0.77 अप टिल सो ऑन। लेट्स चेक आउट ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब हम यहां तक पढ़ लेंगे कि 9 8 टाइम्स 72, 8 कैरी, फिर 0 लगा, फिर 8 टाइम्स 72, और ये भी अप टिल सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.88 अप टू इंफिनिटी। लेट्स चेक आउट थर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट लगा के लगाया 0, आंसर आ गया 90, यानी इसका आंसर आ गया 0.9। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तभी रिमाइंडर 0 हो चुका है। Let's check out last option, that is option D. 11 पॉइंट लगा के हमें यहाँ लगाया 0। 11 9 टाइम्स 99, ठीक है जी, 1 बचा, पॉइंट की वजह से एक आ गया 0, ठीक है जी। तो एक और हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 0, तो हम यहाँ पे मज़ीद इसको कैरी ऑन करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो again 9 times 99 and so on. 0.909 which is considered to be the largest fraction, round off कर लें तो 0.91 बन सकता है, which is greater than 0.9. So option D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों मेरे पास एक अदद लिमिट का क्वेश्चन आ चुका है। सवाल में कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमरेटर में दे रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों सबसे पहले तो हम ऊपर से x कॉमन लेंगे, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस x नेगेटिव 6, नीचे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, x एज इट इज छोड़ा, दोबारा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2x नेगेटिव का 6, होल डिवाइडेड बाय x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, ये बचा x माइनस 3।
अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, x एज इट इज लिखा, ऊपर से x कॉमन अंदर आया x प्लस 3, फिर माइनस का 2 कॉमन अंदर आया x प्लस 3, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिया कॉमन और एक और बचा x माइनस 2। फर्दर मूव ऑन करते हैं, ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह आ गया 2, अंदर बचा 2 प्लस 3, नीचे बचा 2 माइनस 3, तो ये हो गया 2 इंटू 5 divided by -1, यानी -10 is the answer. So option A is the right possible option. Let's move on to the next question. चलिए जी, let's move on to the next question. सवाल में मुझे कह रहे कि x, y and z are consecutive integers. Then which of the following could be false? कह रहे कि x, y, z जो हैं they are the consecutive integers. यानी मैं assume कर लेता हूं let x be the first integer. Let x be the first integer as x equals to 1. Y be the second integer as y equals to 2, क्योंकि they are the consecutive ones. And z be the third integer as z equals to 3. तो सबसे पहला पार्ट मुझे कह रहे हैं कि x y z का जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर होगा। एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो x y और z का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6 एंड 6 इज एन इंटीजर। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स चेक आउट दी सेकेंड ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं एक्स वाई जी अपॉन 2, एक्स वाई जी का आंसर आया 6, 6 अपॉन 2 बराबर होता है 3 के, एंड अगेन 3 इज एन इंटीजर। ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो फॉल्स ऑप्शन निकालना है। एंड एक्स वाई जेड अपॉन 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये हो गया 6 अपॉन 3, आंसर आया 2 एंड अगेन 2 इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। लेट्स चेक आउट द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, यानी एक्स वाई जी अपॉन 4, यानी 6 अपॉन 4 विच इज इक्वल इन टू दी 1.5 and it is not an integer, and it is not an integer, तो इसका मतलब ये कि D is the only false option that is possible, so D is the right option. Let's move on to the next question. बच्चों मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A का डायमेंशन है A क्रॉस B। बेसिकली डायमेंशन निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन निकालने का तरीका हमारे पास होता है नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रॉज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, सो देयर आर ए नंबर ऑफ रॉज and there are b number of columns, there are b number of columns, ठीक है। अच्छा अब मुझे कह रहे हैं कि सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर b क्रॉस सी है, यानी अगर मैं सेकेंड मैट्रिक्स की बात करूं तो रॉज मेरे पास है b, कॉलम्स है मेरे पास c। देखें आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो मस्ट बी ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहे कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड हैविंग अ डायमेंशन बी क्रॉस सी। देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए क्रॉस बी एंड देन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रॉज बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी?
डायमेंशन हो जाएगी बेसिकली ए क्रॉस सी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। लेट्स चेक आउट बी। एक्स वाई तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन डायमेंशन तो बी क्रॉस बी नहीं हो सकती ना। डायमेंशन तो हमने देखा ए क्रॉस सी है, तो ऑप्शन 2 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। चेक कर लेते हैं। ये हमने लिखा बी क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस बी। क्या रॉज और कॉलम्स, क्या यहाँ पे कॉलम्स और रॉज बराबर हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वाई और एक्स का जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, सी क्रॉस ए मेरे पास बराबर नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो गया है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर दी राइट पॉसिबल ऑप्शंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here if x and y are the perfect squares, then which of the following is not necessarily perfect? हम वर्ड्स कर लेते हैं that x is 9 and y is 4। एक एक ऑप्शन बारी बारी चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है x अपॉन y, तो ये होता है 9 अपॉन 4, विच इज, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो आंसर विल बी 3 अपॉन 2, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन बी में एक्स वाई दैट इज 9 इंटू 4 या 4 इंटू 9, जिसका आंसर है 36। इसका रूट लूँ तो बिल्कुल आंसर 6 एग्जिस्ट करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो दी राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स चेक आउट ऑप्शन सी। 4 is also the perfect square. Whatever you are multiplying by 4, it is going to produce a perfect square. So A, B and C, they all are the perfect squares except D, क्योंकि एडिशन में परफेक्ट स्क्वायर्स जरूरी नहीं है कि रहें। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन डी चेक करते हैं, लाइक x प्लस वाई दे आर इक्वल्स टू द 9 प्लस 4 and 13, it's not the perfect square. So D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे मुझे एक अदद फ्रैक्शन दी हुई है जिसमें 55 पे पावर आ रही है 5 और नीचे 5 पे पावर आ रही है 55। देखिए सबसे पहले तो 55 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 11 पे होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 55। दो नंबर्स मल्टीप्लाई, दोनों की बेसिस अलग अलग लेकिन दोनों पे सेम पावर, हम दोनों पे पावर इंडिविजुअली लिख सकते हैं। इस 5 को ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो इसकी पावर ऊपर पॉजिटिव थी, नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। तो हो जाएगा 5 की पावर पॉजिटिव 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर नेगेटिव 5। दो नंबर्स मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर्स ऐड, हो जाएगा 55 माइनस 5 यानी 11 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 50, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझसे सवाल में कह रहे कि समंता इज रनिंग अ रेस दैट इज x meters एंड शी रन्स द फर्स्ट 40% ऑफ द रेस एट y meters per second। यानी मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल समंता जो है वो एक पर्टिकुलर रेसिंग ट्रैक पे जो है वो रेस लगा रही है और उस रेसिंग ट्रैक की जो टोटल लेंथ है वो है x। सवाल में कह रहे हैं कि शुरू का जो 40% है उसने y मीटर्स पर सेकंड पे कवर किया। यानी अगर यहाँ तक की वैल्यू को मैं 40% बोलूँ तो यहाँ तक की जो उसकी स्पीड थी वो थी y मीटर्स पर सेकंड। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुरू के 40% था, स्टार्टिंग 40%, यानी दैट वाज द 40% ऑफ द total length of the racing track, that is 40.x 40.x यानी 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा मेरे पास 0.4x। ये आ गया मेरा बच्चों टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 0.4x, स्पीड इज y मीटर्स पर सेकेंड। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो मेरे पास यहाँ पे t1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4x डिवाइडेड बाय y।
इसी तरह बच्चों जो अगला 60% वाला हिस्सा है वो उसने कवर किया एंड द रिमाइंडर एट z मीटर्स पर सेकेंड। अगला हिस्सा मैं निकाल दूंगा इन 60% ऑफ x, उसमें ये हो गया 0.6 x वॉज द डिस्टेंस। स्पीड मेरे पास आ गई z मीटर्स पर सेकेंड, मुझे बेसिकली t2 निकालना है, तो t की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन 0.66 डिवाइडेड बाय z। ये आ गया मेरा t2। प्यारे बच्चों आगे मुझसे क्या कह रहा है, आगे मुझसे कह रहा है हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स डज इट टेक फॉर समंथा टू फिनिश द रेसिंग ट्रैक। यानी मुझे टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम के लिए क्या करूंगा, दोनों इंडिविजुअल्स को ऐड कर दूंगा। 0.4x डिवाइडेड बाय y प्लस 0.6x डिवाइडेड बाय z। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया yz, z इंटू 0.4x प्लस y इंटू 0.6x। x कॉमन लिया अंदर बचेगा 0.4z प्लस 0.6y whole divided by yz. Any option A is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि the intersection of the cylinder and the plane could be which of the following. बच्चों यहाँ पे दो बातें, तीन बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए कि if the plane cuts perpendicular to the axis, if the plane cuts perpendicular to the axis of circular cylinder, then the intersection is a circle. यानी ये बात तो कंफर्म है कि अगर प्लेन किसी सिलेंडर को कट करेगा परपेंडिकुलरली टू द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर, बनने वाली फिगर सर्कल होगी। यानी ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बड़ी जरूरी है कि अ प्लेन never produces a triangle. A plane never produces a triangle while intersecting the cylinder. इन ये तो पक्का हो गया ट्राइंगल वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर, if a right circular cylinder is cut parallel to the axis, then the intersection is a rectangle. यानी ये बात पक्की हो गई कि अगर तो सर्कुलर सिलेंडर और प्लेन कट करेंगे तो रेक्टेंगल और सर्कल दोनों बनना पॉसिबल है। यानी बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, दैट इज 1 and 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मुझे यहाँ पे कह रहे कि x बराबर है 3y के और बराबर है 4z के। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे कह रहे हैं कि x बराबर है 3y के और ये बराबर है 4z के। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर है 3y के, तो y किसके बराबर होगा, y बराबर हो गया x अपॉन 3 के। इसी तरह अगर x बराबर है 4z के तो z किसके बराबर हो गया, z बराबर हो गया x अपॉन 4 के। कह रहे देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इक्वल टू 6x, वो कौन से हैं जो 6x के बराबर होंगे। हमने बच्चों सिंपल ये काम करना है कि मैंने
दोनों तरफ ये भी और ये भी, इन दोनों को जरा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो गया 6y इक्वल्स टू दी 6x अपॉन 3। ठीक है, मुझे 6x की वैल्यू चाहिए, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 3 इंटू 6y, यानी 6x इक्वल्स टू दी 18y। तो 18y तो 6x के बराबर है, यानी ऑप्शन 1 तो अभी तक आ गया कि ठीक है। लेट्स चेक आउट दीज टू अदर ऑप्शंस। देखिए y और z की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है जी, y और z की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। बेसिकली y के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं 3y और y की जगह आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस 20z, 20 लिखा और z की जगह मैंने लिख दिया x अपॉन 4। बच्चों 3 से 3 कैंसिल, 4 1 टाइम्स 4, 4 5 टाइम्स 20, ये हुआ x प्लस 5x 6x। सेकेंड वाला ऑप्शन भी 6x के बराबर है। लेट्स चेक आउट द थर्ड ऑप्शन, 4y, y की जगह मैंने लिखा x अपॉन 3 प्लस 10z, z की जगह मैंने लिखा x अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा सबसे पहले तो 4x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लेते हैं, 4 इंटू 3 12, ये हो गया 16x प्लस 30x होल डिवाइडेड बाय 3। फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा 46x अपॉन 12, अगर इसको 3 अपॉन 1 लिखा तो ये हो गया मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3, यानी 46 डिवाइडेड बाय 30। ये तो 6x के बराबर नहीं है, तो ओनली ऑप्शन 1 and 2 आर इक्वल टू 6x, तो 1 and 2 यानी B इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि A इनवर्स माइनस B इनवर्स होल डिवाइडेड बाय A पे पावर -2 माइनस B पे पावर -2। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, और ये हो जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो अभी मैंने इनको रेसिप्रोकल कर लिया। अब हम ज़रा दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया AB इंटू B माइनस A होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बच्चों फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ B माइनस A डिवाइडेड बाय AB मल्टीप्लाई AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फर्दर प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा B माइनस A मल्टीप्लाई AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB, और यहाँ पे खुलेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी B माइनस A इंटू B प्लस A, B माइनस A से B माइनस A कैंसिल, AB से एक AB की पावर कैंसिल, फाइनली बचा AB डिवाइडेड बाय B प्लस A, which is option number C. Let's move on to the next question. अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चंस बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैचेस आप लोगों के लिए होते हैं।
तो भाई हमारे बैचेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैचेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैचेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो तो भाई आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि इफ सेट ए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स स्क्वायर, आगे कह रहा है वाई बराबर है ई पे पावर एक्स के एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट बिलोंग्स टू द रियल स्क्वायर, और वाई बराबर है एक्स के। दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करूं तो एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स के। अगर तो मैं यहां पे एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो इसी पे एक रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसी पे एक अदद वाहिद रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में इंटरसेक्शन तो है क्योंकि कॉमन एलिमेंट यहाँ पे रिलेशन डेवलप कर रहा है, लेकिन ई पे पावर 0 जो है वो मेरे पास 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये तो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन भी एम्प्टी नहीं होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ इंटीजर m आर 2, 3, 5 एंड 15। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ फैक्टर ऑफ m। देखें ऑप्शन ए में दे रहा है 6, मेरे पास m इंटीजर के फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 13। तो 2 into 3 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 2 और 3 अगर फैक्टर है तो 6 शुड ऑल्सो बी द फैक्टर। ए तो ठीक हो गया। बी को चेक करते हैं। 9 के लिए हमें 3/3 करना पड़ेगा, तब जाके 9 के बराबर आएगा। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है, एक ही फैक्टर की रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो बी इज नॉट द राइट ऑप्शन। सी के अंदर क्या कह रहा है 12 के लिए 2 into 3 into 2, यानी आपके पास 2 स्क्वायर into 3 आ रहा है। अगेन आपके पास 2 की रिपीटिशन हो रही है जो कि आपके पास अलाउ नहीं है, तो सी इज अगेन नॉट द पॉसिबल ऑप्शन। और 35 के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 2 into 3 into 5। ऑब्वियसली ये 30 हो रहा है, तो ये तो 35 के बराबर तो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे कह रहे हैं कि रनर ए ट्रेवल्स अ फीट एवरी मिनट, यानी रनर ए का जो डिस्टेंस है
वो है A फीट्स पर मिनट। बेसिकली हम इसको इन सेकेंड्स कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास बच्चों क्या हो जाएगा, हम इसको बेसिकली यहाँ पे मुझे मिनट से सेकेंड में जाना है, तो 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर होता है हमारे पास 60 सेकेंड्स के। ठीक है जी, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो हम किलोमीटर के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे हम लोग आवर से सेकेंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। इस तरह मिनट से सेकेंड में जाने के लिए भी हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा A/60 फीट्स पर सेकेंड। और रनर बी का मुझे दिया हुआ इन्होंने डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज B फीट एवरी सेकेंड। आगे मुझसे कह रहे प्यारे बच्चों, आगे मुझसे कह रहा है हाउ मच ट्रेवल फर्दर, ए ट्रेवल्स, तो कह रहे रनर ए ट्रेवल्स हाउ मच फर्दर देन बी इन फीट इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में ए जो है वो बी के कंपैरेटिवली कितना आगे निकल जाएगा। तो हम यहां पे ले लेते हैं फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज को 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली D2 ऑल्सो, ये तो हो जाएगा 3600B कैंसिल। तो D1 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 60A, और D2 की वैल्यू आ गई 3600B। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, D1 माइनस D2 दैट इज 60A माइनस 3600B। सॉल्व करेंगे, 60 लिया कॉमन, अंदर बचा A माइनस 60B। That is option D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि a sum of a money at a simple interest amounts rupees 805 in 3 years and 854 in 4 years, यानी 3 साल के अंदर a sum of money at the simple interest की अगर अमाउंट थी 815, चौथे साल में वो अमाउंट हो गई 854, यानी 1 साल के अंदर कितना चेंज आया। सबसे पहले तो हम 1 ईयर चेंज निकालते हैं, 1 साल में कितना चेंज आया, चौथे साल में जो वैल्यू थी उसके अंदर से तीसरे साल वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो बेसिकली मुझे टोटल 3 साल का रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर 3 ईयर्स व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाय 39, तो फाइनली हो जाएगा 117। अब अगर मुझे टोटल सम की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बिल्कुल इनिशियल वैल्यू थी जिसके अंदर 815, जिसके अंदर ऑलरेडी 3 साल का सम सिंपल इंटरेस्ट का मौजूद था, हम उसमें से क्या करेंगे, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के सम को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 698, व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि सिग्मा k इक्वल्स टू 1 अप टिल 10, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3k माइनस 2। देखिए k की वैल्यू है पहले 1, फिर माइनस 2, फिर k की वैल्यू है 2, फिर माइनस 2, फिर k की वैल्यू है 3, फिर माइनस 2, फिर k की वैल्यू है 4, फिर माइनस 2। इस तरह चलते चलते फाइनली k की वैल्यू है 10, फिर माइनस 2। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 माइनस 2 1, 3 2 टाइम्स 6, 6 माइनस 2 4, 3 3 टाइम्स 9, 9 माइनस 2 7, 3 4 टाइम्स 12, 12 माइनस 2, 3 4 times 12, 12 minus 2 10, and up till so on, 3 10 times 30, 30 minus 2 that makes it 28। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली मेरे पास एक अदद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो मैं लिख देता हूं अबव सीक्वेंस इज इन एपी।
या अबव प्रोग्रेशन इज एक्चुअली एन एपी, यानी जो ऊपर मुझे प्रोग्रेशन दी गई है बेसिकली वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मुझे अगर इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है ताकि सम निकाल सकूं तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 10 अप टिल 28। ठीक है जी, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो अगर मुझे सम निकालना है, सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में 10/2, फर्स्ट टर्म इज 1 + 28, 5 × 29 that makes it 145। Any option C is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे बेसिकली मुझे एक अदद फंक्शन दिया गया है f(x) और वो फंक्शन मेरा बराबर है x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 3 के। मुझसे कह रहे हैं कि g ऑफ द फंक्शन f(5), g एज अ फंक्शन ऑफ f(5) जब हमने निकाला तो वो 21 आया। कह रहे बताइए कि g ऑफ x का फंक्शन असल में है क्या। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे f(5) निकालता हूँ। f(5) हमें निकालना है एट x = 5, तो ये हो जाएगा f(5) = दी 5² - 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3, यानी हो जाएगा 25 - 1 डिवाइडेड बाय 8, 24/8 यानी 3। यानी बच्चों f(5) मेरा आ गया 3। अगर f(5) 3 आ गया तो बेसिकली मुझे तो g ऑफ f(5) 21 दिया हुआ था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि g ऑफ f(5) का मतलब क्या है? f(5) की जगह आ जाएगा 3, तो g ऑफ 3 बेसिकली मुझे दिया हुआ है 21। अब हम सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक करेंगे कि जिसमें 3 रखकर अगर तो आंसर 21 आ गया तो वो हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा। पहले ए चेक करते हैं। ये हो गया 3 × 3 का स्क्वायर यानी 9 + 2 × 3 6 + 1, ये हो गया आपका 27 + 7 34। So A is not the possible option. Let's check out option B. इसमें कह रहे x² यानी 3² 9 9 - 3 6 6 + 1 7 7 is again not equals to 21. So B is also not the right option. Let's check out C. 3² 9 3 3 times 9 9 9 plus 9 plus 9 18 18 minus 1 17. Again it is not equals to 21. So again it's not the possible option. Let's check out D. 3² 9 3 3 times 9 plus 3 9 plus 9 18 18 plus 3 21. तो यहाँ पे आंसर 21 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ g ऑफ x. So D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है। मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर x ऑफ 3 इंटू y ऑफ 5, फिर एक अदद दिया हुआ है क्यूब रूट विद x² इंटू वाई। बच्चों सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने लिखा x3 y5 पे होल पावर 1/2 इंटू x² y पे होल पावर 1/3। ये 1/2 सब पे अलग अलग आएगा, x³ पे पावर 1/2, x5 पे पावर 1/2, x² पे पावर 1/3 और y पे पावर 1/3। तो ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई y की पावर 5/2 मल्टीप्लाई y की पावर 1/3। बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 3/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई y की पावर 5/2 प्लस 1/3। तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो जाएगा 6 3 3 टाइम्स 9 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 3 5 टाइम्स 15 प्लस 2 17। यानी x की पावर आ गई मेरे पास 13/6 और y की पावर आ गई मेरे पास 17/। दोनों को 6 रूट में अगर लिखूं ये बचा x की पावर 13
तो ये बचा y की पावर 70। बेसिकली 6 रूट में x को यूं लिख सकता हूं x पावर 6 इंटू एक्स, और y को लिख सकता हूं y की पावर 6 इंटू वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 5, ताकि 6 का मल्टीपल हो जाए। तो ये y और ये सब बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विथ 6 रूट x एक दफा और y की पावर 5। सो दिस इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। इन ये बन रहा है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, बल्कि इट्स नॉट सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडेक्स एक्स आ रहा है एक्स वाई 5। दिस इज ऑप्शन बी, नॉट सी, नॉट टी, नॉट ए। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि जॉन इज 20 ईयर्स ओल्डर देन स्टीव। सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि लेट द एज ऑफ स्टीव, let the age of Steve is x years। ठीक है, अगर स्टीव की एज ये है तो एज ऑफ जॉन शुड बी, जॉन इज 20 ईयर्स ओल्डर देन द स्टीव, यानी स्टीव से 20 साल बड़ा है, दैट शुड बी x प्लस 20 ईयर्स। ठीक है जी, आगे मुझे कह रहा है कि इन 10 years द स्टीव्स एज विल बी हाफ, इन 10 years द स्टीव्स एज विल बी हाफ दैट ऑफ द जॉन्स एज। व्हाट इज द स्टीव्स करंट एज? तो मैं यहां पे कहता हूं कि आफ्टर 10 years द स्टीव्स एज विल बी x प्लस 10 एंड दैट शुड बी इक्वल टू दी half of that of John's age, half of that of the John's age। जॉन की एज थी x प्लस 20, मजीद 10 साल ऐड हुए, ये हो गया कुछ यूं। तो फाइनली हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू दी 1/2 इंटू एक्स प्लस 30। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू दी एक्स प्लस 30। फाइनली मेरे पास हो गया 2x प्लस 20 इक्वल्स टू दी एक्स प्लस 30। x को वहां और 20 को यहां मूव करवाएंगे, तो फाइनली प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस माई एक्स इक्वल्स टू दी 30 माइनस 20, यानी x की वैल्यू आ गई 10। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे यहां पे कह रहा है फाइंड द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दी 2 पॉइंट्स। लाइन 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, दैट इज 19,7 एज द फर्स्ट पॉइंट। इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1 का, एंड सेकेंड पॉइंट एज बी, ये है मेरे पास -4,18, इसको हम नाम दे देते हैं x2, y2 का। अब बेसिकली मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू दी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो प्यारे बच्चों ये बेसिकली मेरे पास हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल्स टू दी 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाय -4 माइनस 19 इंटू x माइनस 19। इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फाइनली इट शुड बी y माइनस 7 इक्वल्स टू दी 11 डिवाइडेड बाय -23 इंटू x माइनस 19। ये नेगेटिव 23 उधर चला जाएगा, तो फाइनली बचा y माइनस 7 इक्वल्स टू दी 11 इंटू एक्स प्लस 19। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 11x, 19 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो ये बनेगा 209 इक्वल्स टू दी -23y प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 23 दैट मेक्स इट 161।
दोनों टर्म्स वहां ले जाएंगे तो ये हो गया 11x प्लस 23y प्लस 209 माइनस 161 इक्वल्स टू दी 0। तो फाइनली प्यारे बच्चों ये मेरे पास बचेगा 48, यानी 11x प्लस का 23y प्लस का 48। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन आ गई। मुझसे कह रहा फाइंड दी एक्स इंटरसेप्ट। बच्चों याद रखिएगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी नीड टू पुट वैल्यू ऑफ y एज 0। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। जैसे y 0 आएगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली होगा 11x इक्वल्स टू माइनस 48। तो मेरा x इंटरसेप्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 48 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 11। ठीक है जी, माइनस 48 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 11। बेसिकली यहाँ पे हम ये नेगेटिव शायद मिसिंग है तो हम लगा देते हैं यहाँ पे नेगेटिव 48 अपॉन 11। तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया माइनस 48 अपॉन 11 कॉमा 0। तो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर y इक्वल्स टू 3 की पावर z। दो नंबर्स की बेसिस सेम, पावर z। मुझे बेसिकली यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो मैंने लिखा अप्लाइंग लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड्स। अब पहली बात सर यहाँ लॉग क्यों लगाया, दूसरी बात सर लॉग विद बेस 2 ही क्यों लगाया, भाई उसकी वजह मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। पहली वजह तो ये कि लॉग लगाने का फायदा ये कि मेरे पास ये जो पावर्स हैं ये मेरे पास पावर से हट के बेस बन जाएंगी। क्योंकि अभी अगर तो यहाँ पे भी 2 होता ना, बेसेस सेम होती तो मैं डायरेक्टली पावर्स को भी इक्वेट करवा देता। लेकिन एक तरफ बेस 2 है एक तरफ बेस 3 है तो डायरेक्टली बेसेस सेम नहीं है तो पावर्स इक्वेट नहीं हो सकती। तो लॉग लगाने की वजह से ये होगा कि लॉग विद बेस 2 on 2 to the power x plus y equals to the log with base 2 on 3 to the power z। तो ये पावर पहले आ जाएगी यानी x plus y into log with base 2 on 2 equals to z into log with base 2 on 3। देखें log लगाने की वजह पता लग गई, बेस 2 के साथ ही क्यों लगाया, क्योंकि any log अप्लाइड ऑन अ नंबर विद द सेम बेस, यानी जिस नंबर पे अप्लाई और बेस भी वही है, 2 पे अप्लाई तो बेस भी 2, 3 पे अप्लाई तो बेस भी 3, तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये मेरे पास 1 आने के लिए मैंने लॉग विद बेस 2 अप्लाई किया था। ये हो गया z डॉट लॉग विद बेस 2 ऑन 3, तो z मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो x प्लस वाई अपॉन z का आंसर आ गया लॉग विद बेस 2 ऑन 3। यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की नीड है। लॉग विद बेस 2 ऑन 3 का आंसर होता है 1.585। अगर मैं यहाँ पे आपको लॉग की बेस चेंज भी करवा दूं तो फिर भी यू नीड अ कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let's move on to the next part. बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे अब हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे कह रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 15 बराबर है नेगेटिव 10 के। इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 15। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 5। मैंने ली स्क्वायरिंग अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 25। 4 पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, 25 माइनस 4, तो एक्स का आंसर आ जाएगा मेरा 21। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इस सवाल में बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 स्टूडेंट्स कमेटी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैनल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 बच्चों का पैनल है उसमें से 4 बच्चों की कमेटी डिजाइन करनी है, तो कितने तरीके हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 12 कॉम्बिनेशन 4 निकालना है। हम जानते हैं कि n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों 12 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल।
मजीद इसको सॉल्व करते हैं, मजीद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल, 4 3 टाइम्स 12 डायरेक्ट 12 से कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10, 9 into 5 that makes it 45 and 45 multiplied by 11 that makes it 495. Any option B is the right possible option. Let's move on to the next question. सवाल में कह रहे हैं कि x and y are odd integers. लेट कर लेते हैं कि x जो है वो 3 है, y जो है वो 5 है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन। एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन x अपॉन वाई, 3 अपॉन 5, ये तो मेरे पास डेसिमल में नंबर आ रहा है, इवन तो नहीं है, सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। चेक आउट ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई। देखिए यहाँ पे y से y कैंसिल, ठीक है जी, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड आ रहा है, इवन नहीं आ रहा, सो बी इज अगेन नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं ऑप्शन सी पे, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 अपॉन 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है हमने इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक अदद ऑड नंबर नहीं आ रहा बल्कि एक इवन नंबर आ रहा है, बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी ट्रू फॉर द एवरी वैल्यू। कुछ वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जिसमें ये भी इवन आंसर नहीं दे। लेकिन एक बात पक्की है कि ऑड नंबर के अंदर अगर 1 ऐड कर दो या ऑड नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो डेफिनेटली बनने वाला नंबर इवन है, और इवन नंबर का प्रोडक्ट विद द इवन नंबर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इवन नंबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि x अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 1। अब दो बातें हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। दूसरी पॉसिबिलिटी, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तब जाकर इनका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आएगा। ठीक है जी, और ये बात भी पक्की है कि x इज ग्रेटर देन y। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तभी आंसर 1 से बड़ा है। ठीक है जी, तो अगर तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि y अपॉन एक्स इज नाउ लेस देन, इसका मतलब है कि y अपॉन एक्स तो लेस देन 1 होगा, यानी सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझे यहां पर एक अदद इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इज नो रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज ना आने का मतलब है कि एक्स कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त आता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स उसी वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। एक एक करके सारे ऑप्शंस को चूज करते हैं, बी भी 0, सी भी 0, 0 माइनस 0 लेस देन 0। ठीक है, इसके बाद 0 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, फॉल्स। लेट्स चेक आउट सेकेंड, -6, बी की जगह रखा -6 माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 2 बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू इसके कंपैरेटिवली 2 है, और सी में रख लेता हूँ 4, तो ये हो गया 36 माइनस का 32। क्या 4 0 से छोटा है? ऑब्वियसली नॉट, अगेन इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट।
Let's check out option number C. Let's check out option number C. तो मैंने यहाँ पे रखा B की जगह -8 का होल स्क्वायर -4 into 2 into 8 less than 0. 64, 4 2 times 8, 8 into 8, 60. Again, 0 cannot be less than 0. So option C is also the wrong one. Let's check out D. B की जगह रखा 9 का स्क्वायर -4, A की जगह 2, C की जगह 11. ये हो गया 81 minus 88. -7 is less than 0. This is the only true statement. So option D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज $250. दिस प्राइस इज मार्क्ड अप बाय 30%. ठीक है, selling price of a bicycle is $250. After 30% raised, new price will be 130% of $250. तो ये हो जाएगा फाइनली 130 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 25 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे. तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो नया आंसर आएगा वो आ जाएगा $325. इट्स द न्यू कॉस्ट प्राइस या न्यू सेलिंग प्राइस, सॉरी, not the cost price, selling price. So finally I can say the new selling price of a bicycle is $325. Here if the new price is discounted by 30%, तो सबसे पहले तो 30% of 325 कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये होगा 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 325. 0 से 0 कैंसिल. 5 2 times 10, 5 6 times 30, 2 carry, 5 5 times 25. ठीक है जी. अब ये हो जाएगा 65 into 3, that makes it 195 upon 2. तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑलमोस्ट 2 9 times 18, 1 carry, 2 7 times 14.5. यानी इतना बेसिकली फर्क आया है. तो हम न्यू प्राइस में से जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देते हैं. तो माइनस करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा $227.5. इट्स अ न्यू प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इस सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि इफ A1 is 2 and A7 is 16, find the value of A33. देखें A33 के लिए जर्नल टर्म यूज होगी A plus n-1 into D. For A33 this term will become A plus 33 minus 1 into D. यानी A33 equals to the A plus 32D. अब यहाँ पे A1 यानी फर्स्ट टर्म को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा A33 equals to the 2 plus 32D. Let's call that equation number 1. मुझे बेसिकली कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड है. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कुछ A7 को इस्तेमाल करते हैं. A7 बेसिकली मेरे पास बराबर होगा A plus 6D के. A7 है 16, A है 2 plus 6D. तो वहाँ ले जाएंगे तो ये हो गया 16 minus 2 equals to 6D. 6D equals to 14. Finally D equals to 14 upon 6 यानी 7 upon 3. 7 upon 3 को पुट करेंगे 1 में. Put D is 7.3 in equation number 1. So finally I can say it should be A33 equals to the 2 plus 32 into 7 upon 3. LCM ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 plus 32 into 7
यानी ये बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 30 210 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 14, तो 210 प्लस 14 दैट मेक्स इट 224। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 टाइम्स 3 7 टाइम्स 21 2 कैरी 3 6 टाइम्स 18 76.67 is the right answer. Let's move on to the next question. बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि x4 x to the power 4 with product y less than 0। देखिए नेगेटिव बेस पे अगर इवन पावर है तो आंसर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कुछ भी होगा लेकिन x4 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी नॉन नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें एक ही बात है, तो इसका मतलब है कि इस केस में तो y ही नेगेटिव है। आगे एक और कंडीशन दे रहा है, आगे कह रहा है x to the power y4 is greater than 0। देखिए यहां पे भी y4 पॉजिटिव ही आएगा और x भी पॉजिटिव ही है, तो ऑलरेडी निकाल दिया है, और x यहाँ पे पॉजिटिव ही है। अगर x पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, तो फिर ये इनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा ना होता। सो इट मीन्स दैट y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, सो y इज लेस देन द x, यानी ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि द व्हीकल ए ट्रेवल्स एट x माइल्स पर आवर फॉर x आवर्स। तो मैं व्हीकल ए के लिए पहले डेटा बनाता हूं। स्पीड बेसिकली दी हुई है x माइल्स पर आवर, टाइम दिया हुआ है x आवर्स, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फाइनली डी ए का नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर माइल्स। ये आ गया व्हीकल ए का कवर्ड डिस्टेंस। व्हीकल बी पे काम करते हैं। इसमें कह रहा है व्हीकल बी ट्रेवल्स a माइल्स पर आवर फास्टर देन a, यानी a की जितनी भी स्पीड थी उसमें a माइल्स और ऐड कर दो, इतना तेज व्हीकल बी मूव कर रही है, तो स्पीड हो जाएगी इसकी x प्लस a माइल्स पर आवर। एंड ट्रेवल्स या b आ जाएगा, गलती है यहाँ पे, एंड ट्रैवल बी आवर्स लॉन्गर देन व्हीकल ए, तो टाइम हो जाएगा बेसिकली x प्लस बी आवर्स। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ बी आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स अटैक करेगा पहले x प्लस बी पे, फिर प्लस ए अटैक करेगा x प्लस बी पे। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। मुझसे आगे कह रहा है प्यारे बच्चों कि व्हीकल बी ट्रेवल्स हाउ मच फास्टर या फर्दर देन व्हीकल ए। इन्हीं दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे कि बी ए के कंपैरेटिवली कितना आ गया, तो ए का डिस्टेंस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, दैट इज इक्वल टू दी एक्स। वहां ले जाएंगे कैंसिल, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू 0। So option C is actually representing out the difference. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि which of the following is the asymptote of the graph of the function? Which of the following is the asymptote of the graph of the function? बेसिकली मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 3 इंटू ई पे पावर नेगेटिव 2x पॉजिटिव का 5। अगर मैं खाली अपने बेस फंक्शन को ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे खाली अपने बेस फंक्शन को ले लूँ प्यारे बच्चों, तो मेरा बेस फंक्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू ई पे पावर माइनस का 2x। अब यहाँ पे अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई पे पावर इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के,
तो e पे पावर -2x अप्रोच करेगा 0 को, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट y भी अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक बड़े मजे की बात ये कि ये कंप्लीट फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, बट आवर फंक्शन इज y इक्वल्स टू 3 इंटू ई पे पावर -2x प्लस का 5, यानी देर इज अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ अप टू 5 यूनिट्स। मैं लिख सकता हूं कि एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 into e पे पावर -2x approaches to 0, so y should be equivalent to the 5. Any option C is the right possible option. Let's move on to the next question. प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन है, कुछ एरर है इसके अंदर भी टाइपिंग। सवाल में कह रहे हैं कि if a is greater than 0 and 6a is greater than 5b, then which of the value will be right? अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो a should be greater than 5/6b, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूं तो b is less than 6/5a, which is option number b. So option b is the right possible option. Let's move on to the last MCQ of this test number 11. प्यारे बच्चों, यहां पे मुझे कह रहे हैं कि 4x² प्लस 6x प्लस l एक पॉलिनोमियल है विच इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ l। सबसे पहली बात देखें कि जो आपका पॉलिनोमियल ऑफ x है दैट इज 4x², पॉजिटिव का 6x, पॉजिटिव का l। जब ये x प्लस 1 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आया 0। हम अपने फैक्टर को इक्वल टू 0 सपोज करते हैं ताकि अपना रूट निकाल सकें, -1। तो अब मैं x की जगह -1 रखता हूँ ज़रा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस l। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरे पास रिमाइंडर तो 2 बचा था, तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे। 4 इंटू 1 माइनस का 6 प्लस का l, फाइनली हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 6 प्लस का l, यानी 2 इक्वल्स टू -2 प्लस का l। 2 नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, l इक्वल्स टू 2 प्लस 2। फाइनली l की वैल्यू आ जाएगी 4, which is option number A. So that's all from this class, test number 11। इंशाल्लाह अगले टेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेजेस की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैजेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स, एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें।